नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और डेली की तरह मैं आपके लिए जो पॉलिटी की क्लास है वो लेकर उपस्थित हूं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है राज्यपाल है, तो आज हम लोग जो है राज्यपाल के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाए राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आज आपके जो आज का लेक्चर है तो आप इसके द्वारा आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो इसी तरीके की क्लासें आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी पॉलिटी की, जहां मैंने स्टार्ट से आपको पॉलिटी की क्लास ली है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पॉलिटी कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से पॉलिटी देखिए और उसके बाद में प्रैक्टिस जो हमारे चैनल पे कराई जा रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो आप उसको भी देख लीजिए प्रैक्टिस शॉट को। तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके पूरे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर है आज का राज्यपाल, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए राज्यपाल के बारे में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि इसकी कैसे नियुक्ति की जाती है, कैसे इसको हटाया जाता है, मतलब कि कौन इसको शपथ दिलाता है, इसके क्या कार्य हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं वो मैं वीडियो के एंड में मैं एक एक करके सारे आपको जितने भी आर्टिकल राज्यपाल से रिलेटेड है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी जो मतलब कि राज्यपाल से जो भी रिलेटेड जितनी भी टोटल इन्फॉर्मेशन है वो आप पूरी गेन करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राज्यपाल का मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल का उपवन किस भाग में है, तो संविधान के भाग 6 में जो है राज्यपाल का उपवन दिया गया है। ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगला क्या है पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री मतलब कि परामर्श देता है राष्ट्रपति को, मनोनीत करता है एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, तो उसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, क्योंकि उसके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उसके द्वारा सिफारिश देने के बाद में राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो राज्य के जितने भी कार्य होते हैं तो वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो इसलिए राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है राज्यपाल को बोला जाता है। आगे देखते हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में होता है, उसमें क्या लिखा है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि एक राज्यपाल जो है एक राज्य में सिर्फ एक ही राज्यपाल नियुक्त होता था, और अब मतलब कि 7वें संविधान संशोधन के बाद में इसको प्रावधान को चेंज करके क्या कर दिया गया कि जो एक राज्यपाल है वो दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है समय के अनुसार। स्थिति मतलब कि वहाँ पे अगर कोई राज्यपाल वर्तमान में नहीं है तो उसको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाएगा उसी राज्यपाल को दूसरे राज्य के लिए भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है। तो नियुक्ति की बात करें तो पहली बात तो ये है कि जो राज्यपाल का हमारा पद है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया वगैरह जो है वो कनाडा से ली गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति का पद जो है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। अगला पॉइंट देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत। मतलब कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी व्यक्ति को मनोनीत करके उसका नाम राष्ट्रपति को सौंपती है और उसके बाद में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देता है। तो बात कर लेते हैं कि अर्हताएँ क्या होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल के लिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उसको। और तीसरी बात यह है, परंपरा ये है कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा, वो अदर स्टेट का होना चाहिए। तभी मान लीजिए कोई यूपी का रहने वाला है तो उसको यूपी में ही राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, फिर वो एमपी या कहीं और किसी स्टेट में राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं, चलिए देख लेते हैं कि उसके पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो उसे ना तो संसद और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी संसद होती है उसमें जो सदस्य होते हैं और जो राज्य स्तर पर जो विधानमंडल होता है उसमें जो सदस्य होते हैं, तो उनमें से जो सदस्य होते हैं वो जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मान के चलिए अगर कोई सदस्य अगर उसको जो है केंद्र सरकार अगर उस व्यक्ति को जो सदस्य है उसको अगर मनोनीत करती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसमें यही है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहिए, उसके कोई उच्च पद पर। वही बात है कि एक बार में एक ही पद आप संभाल सकते हैं। लाभ के पद पर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब हो गई या फैक्ट्री किसी के मालिक हो गए, तो इस टाइप के पद नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियाँ, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। तो उसके जो उपलब्धियाँ और वेतन भत्ते होंगे वो संसद द्वारा निर्धारित होंगे। आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। तो जो उसका कार्यकाल होगा उसके टाइम पीरियड में उसकी आर्थिक उपलब्धियां जो भी हैं और उसके जो भत्ते होंगे उनको कम नहीं किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त होगी, उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। तो ये भी एक उसके पद की शर्त है। तो अगली बात कर लेते हैं कि उसको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय का जो हाई कोर्ट होती है स्टेट में, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की पदावधि, मतलब कि कितने दिनों तक वह कार्य करता है अपने पद पर। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सामान्यतः जो है वो 5 वर्ष तक कार्य करता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ जिसमें उसका जो है पदावधि कम ज़्यादा हो सकती है। कौन कौन सी है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखिए इसका मतलब कि जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति जब चाहे तो इसको हटा भी सकता है, वो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा। ऐसा होता है कि जैसे कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है उसके नाम का परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति को। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार जो है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई, मान लीजिए आज बीजेपी के कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो क्या होगा कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नए व्यक्ति का नाम देगी। तो उस चक्कर में जो है जो पुराना राज्यपाल होगा तो राष्ट्रपति उसको त्यागपत्र देने के लिए कह देगा, और जो नया राज्यपाल जो है जिसके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार करेगी तो उसको वहाँ पर उसके पद पे नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यही होता है इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और क्या है कि वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधन कर त्यागपत्र भी दे सकता है, वो जब चाहे। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है कहीं और काम है या कुछ कहीं और, उसको मतलब कि वो स्वेच्छा से भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आकस्मिक स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, जैसे कि मान लीजिए कि राज्यपाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है, तो इस्तीफ़ा दे दिया है, या मान लीजिए कि राज्यपाल की आकस्मिक मतलब कि कार एक्सीडेंट या दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाए, तो एकदम से अचानक में जो जगह खाली हो जाती है उसको भरने के लिए क्या होता है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अस्थायी तौर पर जो है राज्यपाल का कार्यभार संभाल लेता है। तो ये बात इसमें लिखी है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके कार्य एवं शक्तियों को देखते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि जो उसकी कार्यकारी शक्तियाँ देखो, कार्यकारी हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई, वित्तीय शक्तियाँ हो गई, तो ये कुछ शक्तियाँ होती हैं। एक एक करके हम लोग सारे के सारे उसके जो कार्य हैं उन पर चर्चा करेंगे कि वो क्या क्या कार्य करता है। तो कार्यकारी शक्तियों में जो पहला कार्य होता है कि राज्य सरकार के जो सभी कार्य होंगे वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो मतलब कि जो भी कानून बनता है तो वो उसमें राज्यपाल का नाम ही प्रयुक्त होता है। कोई भी विधेयक बनाना है या कहीं पे संधि करने है दूसरे स्टेट से या सेंटर से, कोई भी समझौता जो होता है तो उसमें हस्ताक्षर जो है वो राज्यपाल के ही होते हैं। दूसरी क्या शक्ति है कि मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री हो गए, महाधिवक्ता हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य हो गए, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये भी आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन MCQ टाइप में पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये भी जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं आप इनको गौर से पढ़िएगा, और हो सके तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। तो क्योंकि साथ साथ में आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों एवं किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी, मतलब कि जो भी प्रशासनिक तौर पर जो चल रही है कार्रवाई, तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री से वो ले सकता है। और नेक्स्ट पार्ट क्या है कि वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश करता है। तो राज्य में जब भी इमरजेंसी लगाने की जो सिफारिश होती है वो राज्यपाल ही राष्ट्रपति को करता है।
वो सॉरी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अच्छा आपातकाल वाला चैप्टर आएगा तब मैं इसको आपातकाल में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है और दूसरा होता है, देखिए जो एक तरीके का आपातकाल होता है जो पूरे देश के लिए लगता है। एक होता है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो केवल राज्य में लगता है। तो राष्ट्रपति शासन के लिए जो सिफारिश होती है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और क्या करता है कि वह विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो हम लोगों ने कार्यकारी शक्तियाँ उसकी सारी देख ली। अब बात करते हैं कि विधायी शक्तियाँ उसकी क्या क्या हैं, मतलब कि जो विधानमंडल होता है तो उससे रिलेटेड वो क्या क्या कार्य करता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला काम क्या करता है कि वह राज्य के विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान और विघटित करता है। तो जो आहूत हो गया, सत्रावसान हो गया, विघटित हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में समझाई हैं। एक एक करके आहूत करना क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटित क्या होता है। तो ये आप वहाँ पे जाके जब आप राष्ट्रपति, अगर मतलब कि आप साथ में ही वीडियो देख रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मतलब कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो सारे के सारे जो वर्ड होंगे, कीवर्ड, तो आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है कि वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, जैसे चुनाव होने के बाद जो पहली जो मीटिंग होती है, पहला सत्र होता है और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। तो पहला जो स्पीच देता है वो राज्यपाल ही देता है। आगे बात करें कि राज्य की विधान परिषद जो होती है राज्य में, तो उसके कुल सदस्यों के 6 भाग, 1/6 भाग जो विधान परिषद के होंगे उनको वह नामित कर सकता है। तो जो 6 सदस्य को नामित करता है उनके पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का उनको ज्ञान होना चाहिए या फिर व्यावहारिक अनुभव उनको होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को वो जो है 1/6 भाग जो है विधान परिषद का, तो उनको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये हो गई विधायी शक्ति। और अगली विधायी शक्ति की बात करें तो क्या होता है कि विधानसभा से रिलेटेड क्या हो गई, तो अगली है कि विधानसभा सदस्यों की जो निरर्थताएँ के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद में इसका निर्णय लेगा। तो जो सदस्यों के जो निरर्थता पे जो मुद्दे उठेंगे तो निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद में वह इसका निर्णय लेगा निरर्थता के मुद्दे पर। और जैसे कि अच्छा बात कर लेते कि विधेयकों पर उसके पास में क्या क्या शक्तियाँ, जो राज्य का विधानमंडल है वो जो विधेयक पारित करता है, तो मतलब कि विधेयक पारित होने के लिए जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। तो जो उसको जो शक्ति हैं विधेयकों को लेकर एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो वह पहला पॉइंट है कि वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। दूसरा, वह स्वीकृति रोक भी सकता है। और तीसरा, उसके पास शक्ति क्या है कि वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और अगर मान लीजिए कि विधानमंडल उसने परिवर्तन किया पुनर्विचार के बाद में, तो उसके बाद में जब वो दोबारा भेजेगा तो उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी राज्यपाल को। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टेटमेंट आपसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। वही PCS टाइप में, तो ये PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें तो ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित जो विधेयक वो रखता है राज्यपाल, तो वो किस किस मामले में कौन कौन से वो विधेयक होंगे जो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित रख लेगा अपने पास कि इसके लिए मुझे राष्ट्रपति से परामर्श लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति जब मंजूरी देंगे तभी ये विधेयक मैं पारित करूँगा। तो पहला जो पॉइंट है इसमें संविधान के उपबंधों के विरुद्ध, मान लीजिए कि जो राज्य की विधानमंडल होती है वो कोई ऐसा विधेयक लेकर आए जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, तो उसको राष्ट्रपति के सहमति के लिए रोक लेगा। राज्य के नीति तत्वों से अगर कोई विरुद्ध है उसको भी रोक लेगा। देश के व्यापक हित के विरुद्ध है तब भी वो राष्ट्रपति के लिए रोक लेगा। और राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई मुद्दा है तो इसके लिए भी वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो विधेयक को रोक लेगा। तो हमने जो विधेयकों से संबंधित उसकी जो शक्तियाँ थी उनको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, बात कर लेते कि अध्यादेश की घोषणा। तो अध्यादेश की जो राज्यपाल घोषणा करता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, संसद में हम लोगों ने देखा था कि जो मीटिंग होती है, जो जैसे कि क्या होता है कि जब सदन सत्र में ना हो तो उसके बाद में ही अध्यादेश की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई कानून बनता है तो उसके लिए सदन की सहमति की आवश्यकता होती है। मान लीजिए सदन जो है वो कार्य ही नहीं कर रहा है, अभी विघटित हो चुका है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, किसी कानून को बनाना है तो उसके लिए अध्यादेश जारी करता है। तो केंद्र में जो मतलब संसद होती है तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल जो है वो राज्य की विधानमंडल के लिए अध्यादेश जारी करता है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो राष्ट्रपति होता है तो उसका जो अध्यादेश होता है, जैसे कि संसद की बैठक मतलब कि संसद की मीटिंग जब चालू होती है तो उसके 6 महीने के बाद, वो सॉरी 6 जो है, हाँ 6 सप्ताह के बाद जो है
6 सप्ताह के बाद में पारित होना होता है, और इसमें 6 हफ्तों के बाद में पारित होना होता है। तो चलिए ये भी हम लोग देख लेंगे। तो अगली जो बात करें कि जो उसकी और जो शक्तियाँ हैं, तो उनमें क्या है कि राज्य का जो वित्त आयोग होता है, राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, कैग की रिपोर्ट, तो जो वित्त आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग या कैग हो गई, तो इनकी जो रिपोर्ट आती है वार्षिक, उसको जो है राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाता है। कौन करवाता है? राज्यपाल। तो हम लोगों ने विधायी शक्तियाँ राज्यपाल की देख ली। अब हम लोग बात करेंगे वित्तीय शक्तियों पर। तो फाइनेंस से रिलेटेड उसकी क्या क्या शक्तियाँ, चलिए इन पर बात कर लेते हैं। तो पहली शक्ति है कि बजट को विधानमंडल में वह रखवाता है। दूसरा क्या है कि धन विधेयक जो है उसकी पूर्व सहमति के बाद ही रखा जाएगा राज्य के विधानमंडल में। तीसरी क्या शक्ति है कि अनुदान की मांग कोई भी अगर वही अनुदान की मांग का मतलब है कि पैसे की मांग जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया था कि अनुदान की मांग का मतलब होता है कि जो सरकार होती है उसको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की मांग को ही हम लोग बोलते हैं अनुदान की मांग। तो जो राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति से पैसे की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। तो जो राज्य की आकस्मिक निधि बनाई जाती है, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई अप्रत्याशित घटना हो चुकी है, तो उसके लिए जो धन चाहिए होता है, तो राज्यपाल उसमें से धन निकाल कर गवर्नमेंट को दे देता है। अगला पॉइंट क्या है कि पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। किसके लिए? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के वित्त के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कि राज्य विधि के तहत, मतलब कि न्यायालय से संबंधित उसके पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये हम लोग देखेंगे कि राज्य के, मान लीजिए कोई राज्य की विधि है, उसके तहत किसी व्यक्ति को, मतलब कि कोई अपराधी है, तो उसको सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड, जो अपराधी है उसको दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम, परिहार, दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सारे के सारे मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में आपको वर्ड बताए थे। अच्छा, इसमें एक बात क्या है कि राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। बाकी जो पॉइंट है राष्ट्रपति के पास में होते हैं वही होते हैं। और क्या होता है कि जो सैन्य न्यायालय के द्वारा जो अपराधी घोषित किया जाता है, जो सैन्य न्यायालय के द्वारा, तो उसको भी क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है कि वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रोन्नति करता है। जो लोकल लेवल पर जो हमारे कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनके जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनका स्थानांतरण, प्रोन्नति, ये सारे काम राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के विचार विमर्श के बाद में। अच्छा, एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी थी कि जो मंत्री होंगे वो अगर सेंटर के जो मंत्री होंगे वो अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देंगे तो राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य है। जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है कि मंत्री अगर कोई सलाह देंगे राज्यपाल को तो उसको माननी ही पड़ेगी। तो ऐसा कोई उपबंध राज्यपाल के लिए नहीं है फिलहाल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक एक करके हम लोग जो राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनका एक एक बार देख लेते हैं। तो इनके अंदर की जो बातें लिखी हैं वो मैंने एक एक करके आपको लेक्चर में समझा दी। तो इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो एक बार इन आर्टिकल पर नज़र डाल लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण होंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे मेरा काम है आपको पूरी की पूरी जानकारी देना, तो आप पूरे आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हाँ आप पूरे ही लिख लें और कम से कम एक बार तो आपको मतलब कि पढ़ने ही चाहिए सारे आर्टिकल। तो एक एक करके चलिए हम बात करते हैं। आर्टिकल जो अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ठीक है। और 154 में क्या लिखा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान कैसे होंगे वो लिखा है। 156 में क्या लिखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा। 157 में लिखा कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ क्या होंगी, ये बात 157 में लिखी। 158 में राज्यपाल के कार्यकाल की दशाएं लिखी कि उसके कार्यकाल कैसा, मतलब उसका जो कार्यालय होगा उसके कार्य करने की दशा क्या होगी, 158 में लिखा है। 159 में राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है तो इसका उपबंध 159 में। 160 में क्या है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य जो है इनका उपबंध 160 में। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, तो इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप याद कर लीजिए 161 को। आगे हम लोग बात करेंगे 162 को। तो 162 में क्या लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति की क्या सीमाएं होंगी, ये 162 में। 163 में क्या, मंत्रिपरिषद का राज्य
राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने का काम 163 में लिखा है। 164 में क्या है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, उनका कार्यकाल, वेतन भत्ते जो है 164 में लिखे हैं। 165 में क्या लिखा है, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ये बात 165 में लिखी है। 166 में क्या लिखा है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई। देखिए इसमें जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये राज्य सरकार से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ राज्यपाल से। तो जो राज्य सरकार होती है तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, तो उनके सारे के सारे मैं आर्टिकल आपको यहाँ पढ़ाए दे रहा हूँ कि ना कि सिर्फ ये राज्यपाल से ही रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट जो होती है स्टेट की, तो उनसे रिलेटेड भी जो आर्टिकल है वो भी मैं आपको यहीं पे ही पढ़ाए दे रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं कि 167 में क्या है, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वो सारी सूचनाएं जो है मंत्रिपरिषद की क्या क्या कार्य हो रहा है तो ये बात राज्यपाल को बताए। 174 में क्या है कि राज्य विधायिका का सत्र 17वें एवं उसका भंग होना किस तरीके से होगा। 175 में क्या है कि राज्यपाल का राज्य की जो विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार जो है 175 में। 176 में राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है, विधेयक पर सहमति देना, किस तरीके से विधेयक पर सहमति देगा। 201 में है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के वो ये कि राष्ट्रपति की परामर्श के लिए जो विधेयक को सुरक्षित रख लेता है, तो ये बात 201 में लिखी है। 213 की बात करें, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पे लिखी है, अनुच्छेद 213 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप रट लीजिए एक तरफ। और 217 की बात करें तो राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लेना। तो जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सलाह लेता है, ये बात 217 में लिखी है। 233 में क्या है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, तो ये बात अनुच्छेद 233 में लिखी है। 234 में क्या लिखा है, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर, ये बात 234 में लिखी है। तो जो हमारा राज्यपाल का जो टॉपिक है वो आज का कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको राज्यपाल से रिलेटेड दी गई है तो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे तो उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और उम्मीद है कि इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जो भी राज्यपाल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर मान लीजिए कि आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपका CTET हो या SSC हो गया, तो हमारे और भी एजुकेटर हैं जो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं। चाहे हिंदी हो गई, आपको अगर हिंदी पढ़नी है तो रंजन सर से पढ़ सकते हैं। SSC GD का अगर इंग्लिश हो गई या प्रैक्टिस चार्ट आपको लगाना है तो इमरान सर आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है तो कुमार सर के द्वारा डेली बेसिस पे आपके लिए करंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप वहाँ पे जाके करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।